नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उपन्यास झूठा सच, जो कि लिखा है यशपाल जी ने। और इससे पहले के भी उपन्यास मैंने पढ़ा रखे हैं अपने YouTube चैनल पे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और NTA-NET के सिलेबस में जो कहानियाँ हैं वो भी मैंने पढ़ा रखी हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है झूठा सच, जो उपन्यास है ये 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग था वतन और देश और दूसरा था देश का भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सारांश शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 किस्तों में प्रकाशित यह उपन्यास यशपाल की 7वीं औपन्यासिक कृति है। उपन्यास का बृहदाकार ही कथा के विशाल पट का साक्षी है। उपन्यास की पहली किस्त सन 1947 में वतन और देश नाम से प्रकाशित हुई। सन 1942 से 1955 तक की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का मानो पूरा उपन्यास एक चलचित्र है। 1947 के भारत विभाजन की घटना को केंद्र मानकर लिखी गई यह किस्त विभाजन के दर्दनाक दृश्यों, सांप्रदायिक संकीर्णता, निजी स्वार्थ, पार्श्विक बल प्रयोग एवं राजकीय क्षेत्र की उथल पुथल से साकार हो गई है। दूसरी किस्त सन 1960 में देश का भविष्य नाम से प्रकाशित हुई। इसमें पाकिस्तान से खदेड़े गए हिंदुओं की दुरावस्था, शासकों के घिनौने स्वार्थ, समस्याओं के चंगुल में फंसा समूचा भारतवर्ष चित्रित कर लेखक ने देश का भविष्य बनाने वाली सजग जनता की आशा और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान की है। उपन्यास 1250 पृष्ठों का है। उपन्यास में प्रमुख कथा के साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं भी हैं, जो विशाल पट की स्पष्टता के लिए आवश्यक भी थी। वतन और देश, हम अभी देखेंगे वतन और देश, जो पहला भाग था उसका सारांश। लाहौर नगर की सघन गली है, भोपा पांधे की गली नाम से परिचित है। यह गली क्या, मिनी पंजाब कहिए। भाषा, पात्र, रचना, रस्मो रिवाज, रहन सहन एकदम पंजाबी अंचल की प्रतिछवि। 2 भाई मास्टर राम लुभाया और बाबू राम ज्वाया इसी गली के निवासी हैं। घर के संस्कार पुराने हैं, उसकी रक्षा अपना कर्तव्य मानते हैं। बुढ़िया माँ की मृत्यु पर पारंपरिक शोक, स्यापा, मरना बांटना बड़ी ही हमदर्दी से करते हैं, कोई कसर नहीं रखते। बाबू राम ज्वाया रेलवे पार्सल दफ्तर में नौकर थे। 26 वर्ष की नौकरी हो चुकी थी। पीपल बेहड़े के मोहल्ले की ऊंची गली में 2 गिरे हुए मकान खरीदकर नया 3 मंजिला मकान बनवाया है। जीवन की सार्थकता का मानो प्रतीक था वो। बड़े लड़के की शादी हो चुकी है, लड़की शीलो की मंगनी हो चुकी है। आर्थिक संपन्नता के कारण बुढ़िया माँ इन्हीं घर में रहती थी। मास्टर राम लुभाया DAV स्कूल के अध्यापक हैं। विचारों से सुधारवादी हैं। लोग सोंग स्यापों में विश्वास न रखते थे। तारा इन्हीं की बेटी है, जो फिलहाल कॉलेज में पढ़ती है। लड़का जयदेव MA में पढ़ता है। जयदेव पूरी विचारों से क्रांतिकारी हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हैं। जेल की यात्रा भी की है। पौने 2 वर्ष तक जेल काटने के बाद पूरी बाहर आता है, जीवन के आदर्शवादी रंग बिरंगे सपने लेकर। आटे दाल का भाव मालूम होने पर थोड़े ही दिन में आसमान से नीचे गिरता है। उसे मालूम होता है कि घर वालों ने पढ़ी लिखी छोटी बहन तारा की सगाई की है। तारा खुद नहीं चाहती कि उसकी शादी हो, वह पढ़ने की उमंग रखती है। पूरी उसे पढ़ाने का निश्चय करता है, पर घर की हालत पहाड़ बनकर सामने आती है। 2-4 घरों पर सहायता के लिए दस्तक लगाने में शर्म नहीं महसूस करता। डॉक्टर प्राणनाथ तारा की सहायता के लिए भतीजों के ट्यूशन लगवा देते हैं। तारा पढ़ती रहती है। कॉलेज के मुक्त वातावरण में घर की दुरावस्था भूल स्टूडेंट फेडरेशन की गतिविधियों में सक्रिय रहती है। इधर पिताजी बढ़ती उम्र और बढ़ते अस्वस्थता के कारण ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाते। दौड़ धूप उनके बस की बात नहीं रहती है।
इसलिए लाला बाधवामल नारंग की बेटी उर्मिला को पढ़ाने का काम जयदेव को ही करना पड़ता है। जयदेव देखता है कि ट्यूशन से गृहस्थी नहीं चलेगी, किसी अच्छी नौकरी की तलाश में निरंतर बेचैन रहता है। इन्हीं दिनों पेरोकर तथा निशांत में उसकी कहानियाँ प्रकाशित होती है, फिर भी पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। लाला गिरधारी लाल, जो नया हिंद प्रकाशन चलाते हैं, की बेटी कनक, जो हिंदी में रुचि रखती है, के साहित्यिक अध्ययन में सहायता करने की जिम्मेदारी पूरी अपने ऊपर लेता है। परिवार के साथ घनिष्ठता भी बढ़ती है। इस परिवार की स्थिति देख उसे हमेशा अपनी कमजोरियों का, दुर्वस्था का ध्यान हो आता है। इसी सतर्कता के कारण नौकरी की तलाश उसने नहीं छोड़ी थी। अपने पड़ोसी डॉक्टर प्रभुदयाल की सहायता से डॉक्टर राधे बिहारी से सिफारिशी पत्र प्राप्त करता है। पेरोकार में पत्रकार होने का स्वप्न पूरा होने से वह फूला नहीं समाता है। यही वह समय है जब अंग्रेज भारत में किसी भी हालत में भारतीय संगठन को किसी न किसी बहाने तितर बितर करने में क्रियाशील थे। विभाजित करो और राज्य चलाओ की अपनी कुख्यात नीति को अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन में रोड़ा अटकाने हेतु अंग्रेजों ने तत्कालीन भारतीय नेताओं के सामने एक योजना रखी। इस योजना के अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों की तादाद जहां समान थी, ऐसी जगह जनमत संग्रह के आधार पर स्वयं निर्णय का अधिकार जनता को दिया गया था। स्पष्ट रूप से पंजाब विभाजन का यह षड्यंत्र था। इस योजना की देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। मतांतरों के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। कहीं कहीं छिटपुट दंगों के समान समाचार मिल रहे थे, जो भविष्य के सामूहिक एवं योजनाबद्ध अत्याचारों की सूचना दे रहे थे। तारा के विवाह की चर्चा ने घर में इसी समय बल पकड़ा था। तारा के बचपन का साथी रतन है। असद को वह चाहती है। प्राणनाथ के हमदर्दीपूर्ण बर्ताव से वह अनुग्रहित है। जीवन साथी चुनने का सपना रखने पर भी किसी अजनबी से शादी करना उसके प्रगतिशील व्यक्तित्व को नहीं जचता है। लेकिन घर वाले जब नहीं मानते, तब साथी असद के साथ घर से भाग जाने की सोचती है। हिंदू मुसलमानों की लूटपाट, अत्याचारों को देखते हुए असद ऐसा ना करने की सलाह देता है। असद को भीरू मान वह विवाह से बचने के लिए आत्मघात करने की कोशिश करती है। पूरी तारा की इन हरकतों से बाज आता है और सोमराज से विवाह के प्रस्ताव को अनुमति दे देता है। नगर में जातीय दंगे हो रहे थे, फिर भी शादी तय की जाती है और मुहूर्त भी। किसी का समर्थन न होने पर तारा को शादी करनी ही पड़ती है। दुर्भाग्य की बेचारी सुहागरात के समय पति द्वारा पीटी जाती है। ऐसी ही हालत में मुसलमान सोमराज के घर पर हमला करते हैं। तारा जान बचाने के लिए एक मुसलमान की शरण लेती है। मुसलमान के चंगुल में फंसी तारा अनेक यातनाएं सहती है। उसकी अस्मत भी लूटी जाती है। ससुराल वाले इस बला से बचने के लिए अफवाह फैलाते हैं कि आगजनी में वह राख हो गई। इधर पेरोकर के पत्रकारिता का लाभ पुरी को ज़्यादा दिन शायद नसीब ना था। पुरी की अपनी विचारधारा थी, जीवन यापन का अपना नज़रिया था। पेरोकर पत्र कांग्रेस का समर्थक था। पुरी का मार्च को लिखे दोलू मामा शीर्षक का संपादकीय लेख कांग्रेस के खिलाफ था, क्योंकि उसमें कांग्रेसी नेताओं को रक्तपात, उत्तेजना, बदनीयती आदि के लिए दोषी ठहराया गया था। इस लेख के कारण पेरोकर की नौकरी से उसे हाथ धोना पड़ता है। बाद में अनेक पत्रों में लिखता रहता है, लेकिन पारिश्रमिक की कोई बात नहीं करता। हताश हो कनक को, जो फिलहाल नैनीताल में थी, पत्र लिखता है तथा नौकरी हेतु लाहौर छोड़कर वहीं चला जाता है। अंग्रेज अपनी नीति की सफलता को देख भारत के बंटवारे की घोषणा करते हैं। लूटपाट, आगजनी, पाशविक अत्याचारों से समूचा भारतवर्ष आतंकित होता है। एक और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार किए जाते थे और उन्हें पाकिस्तान से खदेड़ा जा रहा था। दूसरी ओर भारत में मुसलमानों को परिवार की चिंता से पूरी नैनीताल से लाहौर आता है। परिवार की खोज इस भगदड़ में कैसे संभव थी? इधर हाफिज इलायत अली तारा को इस्लाम धर्म में दीक्षित करने की कोशिश करते हैं। तारा के विरोध पर हाफिज का लड़का उसे ऐसे गिरोह में सौंप देता है जो लड़कियां बेचता है। गिरोह में तारा की दशा और बुरी बन जाती है। सौभाग्यवश स्वयंसेवकों के एक दल की सहायता से
इन अत्याचारों से उसे राहत मिलती है। यह दल तारा को भारतीय सीमा पर लाता है, जहां विस्थापितों का शिविर है। तारा की इस रिहाई में असद का योगदान है। यही है वतन और देश की कथा का सार। तो यहाँ पे वतन और देश मतलब पहले भाग के सारांश की समाप्ति होती है। अभी हम दूसरे भाग के सारांश को पढ़ेंगे। ठीक है। देश का भविष्य भाग में पूरी शरणार्थी कैंप में आटा लेता दिखाई देता है। बाद में जलंधर में ढाबे पर बर्तन साफ करने का काम करते हुए उसे अपना कैदी मित्र सूद मिलता है और वह उसकी सहायता से प्रेस चलाने लगता है। प्रेस चलाने पर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। समाचार पत्र से ही उसे अपने परिवार के बारे में पता चलता है। यहीं पर उर्मिला भी आकर उससे मिल जाती है और वहीं रहने लगती है। परंतु कनक के आ जाने पर उर्मिला को पुरी का साथ छोड़कर अस्पताल में नर्स का कार्य करने जाना पड़ता है। अब कनक और पुरी अच्छी तरह रहने लगते हैं। शिक्षित और सुंदर तारा भी मिस्टर रावत सेक्रेटरी होम मिनिस्टर से मिलकर तथा डॉक्टर प्राणनाथ का सहयोग पाकर अंडर सेक्रेटरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वुमेन्स सेक्शन का पद प्राप्त कर लेती है। यहाँ उसका प्रेम डॉक्टर प्राणनाथ से हो जाता है और वह उससे विवाह कर लेती है। दूसरी ओर तारा का पक्ष लेने पर कनक और पुरी में तनाव बढ़ने लगता है, जो निरंतर ही बढ़ता चला जाता है। अंततः पुरी ने उसे तलाक के नोटिस दे दिया, परंतु चुनाव में सूद के जीतने और मिनिस्टर बन जाने पर पुरी और सोमराज ने तारा और प्राणनाथ को नोटिस भिजवाकर केस सूद के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। इससे तारा ने नौकरी से त्यागपत्र देने का मन बना लिया। अगले चुनाव में मिस्टर सूद पराजित हो जाते हैं और वह त्यागपत्र नहीं देती। कनक भी अपने योग्य व्यक्ति गिल को देखकर पुरी से तलाक लेने का दृढ़ निश्चय कर लेती है। मिस्टर सूद ही चुनाव में पराजित से हुए पुरी के पतन के साथ ही उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यशपाल झूठा सच दोनों भागों में 1942 से 1947 है, एक्चुअली 27 दिया है बट 47 है, तक की घटनाओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समेटे हुए है। प्रथम भाग में हिंदू मुस्लिम दंगों, खून खराबे, अत्याचार, मारधाड़ का चित्रण स्वाभाविक धरातल पर किया गया है। दूसरे भाग में बदलती मान्यताएं, बदलते मूल्यों के अतिरिक्त विस्थापितों का पाकिस्तान के काफिलों में आना, रेल में भीड़ भाड़, कैंपों में लोगों की समस्याएं, नैतिक मान्यताएं, अराजकता का वातावरण के यथार्थ चित्र मिलते हैं। यशपाल ने देश विभाजन के पीछे की राजनीति का पर्दाफाश किया है तथा सत्ता प्राप्ति के लिए अपनाए गए हथकंडों को उजागर किया है। यशपाल का झूठा सच उपन्यास सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति को सांप्रदायिक विचारधारा के गहरे जाकर पड़ताल करता है और उसके यथार्थ को उभारता है। वह सांप्रदायिकता की विषदंतों की पहचान करता है। झूठा सच उपन्यास दो भागों में विभाजित है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। वतन और देश, जो कि 1958 में छपा है, और देश का भविष्य, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देश का भविष्य, जो कि 1960 में छपा था। झूठा सच की कहानी 1947 में आज़ादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है। झूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करता है। अभी उपन्यास के पात्रों को देखेंगे। जो सबसे मुख्य उपन्यास के पात्र हैं वो हैं जयदेव पुरी। जो प्रमुख पात्र हैं यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद तारा है, उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है, जयदेव पुरी की बहन है, कथा की केंद्रीय पात्र है और आधुनिक सोच वाली स्त्री है। उसके बाद कनक है, तारा की तरह आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाली स्त्री है, जो कि एक संपन्न परिवार की बेटी है। उसके बाद जो अतिरिक्त पात्र हैं वो है पंडित गिरधारी लाल, नैयर, डॉक्टर प्राणनाथ, सूद, शीला, उर्मिला तथा सोमनाथ। अभी हम लेखक का परिचय देखेंगे। यशपाल जी राजनीतिक और साहित्यिक दोनों ही क्षेत्र में रहे हैं। आधुनिक हिंदी के मुख्य कथाकार हैं। इन्होंने प्रेमचंद्र के यथार्थवादी परंपरा के मार्ग को जारी रखा।
इनके उपन्यास पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। इन्होंने वर्ग विभाजित त्रस्त समाज और रूढ़ि परंपरावादी का जिक्र मिलता है और इन्होंने सबको एक समान दृष्टि से देखने की बात कही है। झूठा सच उपन्यास की समीक्षा। अभी हम इस उपन्यास की समीक्षा देखेंगे। लेखक परिचय देख लें। उपन्यास के प्रमुख पात्र जयदेव पुरी, उसकी पत्नी कनक और बहन तारा है। तारा और जयदेव पुरी का एक परिवार है, दूसरा कनक और जयदेव पुरी का परिवार। इन दोनों के इर्द गिर्द ही उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती नजर आती है और विस्तार होकर बहुआयामी हो जाती है। भारत में पहले से व्याप्त कुप्रथा जैसे छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि को ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत इसे और हवा देते हैं, जिसने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को मार डाला और उन्हें शैतान बना दिया, जिसने दंगों, नरसंहार और कत्लेआम को भड़काया, जिसमें स्त्री बच्चों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। हजारों लोग मारे गए, लाखों एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर हो, या तो भारत में या पाकिस्तान में विस्थापित हो गए। इन सब स्थितियों का बेहद मार्मिक चित्रण यशपाल जी ने अपने उपन्यास में किया है, जहां देश के विकास, उन्नति का यथार्थ चित्रण मिलता है। जयदेव पुरी एक भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति का उदाहरण देता है। वहीं तारा, जो कि एक क्रांतिकारी सोच वाली स्त्री, जो कि विकास के मार्ग पर चलने में विश्वास रखती है, जो वो खुद सुख, समृद्धि और प्रभाव में पड़कर विडंबना का दारुण उदाहरण का प्रदर्शन करती है। यशपाल जी ने यह मार्ग दिखाने का प्रयास किया है कि देश का भविष्य देश की जनता के ही हाथ है, जो कि स्थिति का सदुपयोग कर सही निर्णय ले सके। उपन्यास के दूसरे खंड, जिसमें देश का भविष्य में 1947 के बाद की स्थिति का वर्णन है, विभाजन के केंद्र में भारत में व्याप्त सभी धर्मों की वास्तविक स्थिति का यथार्थ चित्रण केंद्र में रखकर किया गया है। सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को प्रभावित करती है और सामान्य जन में निहित क्रांतिकारी चेतना को भी जड़ कर देती है और स्वार्थ की ओर मोड़ देती है। मध्य वर्ग किस प्रकार भारत में क्रांतिकारी चेतना से युक्त होते हुए भी शोषित होने के बावजूद स्वयं भी वैसा जीवन का चुनाव करता है। जयदेव पुरी, तारा, कनक, पंडित गिरधारी लाल नैयर, डॉक्टर प्राणनाथ सूद, शीला, उर्मिला तथा सोमराज सभी मध्यवर्गीय समाज के द्योतक हैं। सभी पात्र आर्थिक और सामाजिक संघर्ष में संघर्षरत रहते। ज़्यादातर पात्र प्रेम और विवाह की समस्या के अनेक पहलुओं को समक्ष रखते हैं। इतने सारे पात्रों की व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से चित्रित करने में सफल रहा है। लेखक की सोच स्त्री पात्रों के माध्यम से व्यक्त हुआ है, जो कि तारा और कनक के रूप में है। उपन्यास का उद्देश्य पाठकों के समक्ष विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत करने का रहा है। उपन्यास की भाषा सामान्य जन की है, जो लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा का उपयोग किया गया है। सजीवता दर्शाने के लिए लेखक पात्र अनुरूप भाषा और शब्दों का चयन करता है। झूठा सच उपन्यास में केवल विभाजन की त्रासदी को ही नहीं दर्शाया गया, बल्कि उससे निर्भीक जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी यशपाल जी ने बताया है। और यहाँ पे यह उपन्यास समाप्त होता है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैंने सारे मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इस उपन्यास का मूल पाठ ज़रूर पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।